Hello everybody, this is Shrishti. Today we'll discuss on the topic software re-engineering and reverse engineering. Let us start with the topic software re-engineering. So software re-engineering is basically when we need to update software to keep it up to the current market without affecting or impacting the functionality of the system is known as software re-engineering. That is, हम ये कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को हम लोग अपडेट कर रहे हैं। क्यों अपडेट कर रहे हैं? ताकि वो आज की टेक्नोलॉजी या फिर आज की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ढल सके एंड हम उसको और मेंटेनेबल बनाएं विदाउट डिस्टर्बिंग जो उसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी थी उसे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में हम फंक्शनैलिटी को कभी भी चेंज नहीं करते। फंक्शनैलिटी रिमेन्स द सेम. What changes is the design, okay, or the way to implement that functionality, it changes, okay. So what are the goals and the objective of re-engineering? Basically goal यही होता है कि हम सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस थे, क्या था, वो सब हम उससे समझें और उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करें और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ठीक है, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन पाए। हमारे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम अगर एक नया सिस्टम बनाने जाएंगे तो हमें इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, हमारा पैसा भी ज़्यादा वेस्ट होगा, हमारा एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा, हमें लोग भी ज़्यादा लगेंगे। इससे अच्छा है कि हम जो हमारा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसी के जो कंपोनेंट्स है उसी में चेंजेस करके हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दें। हम सभी वाकिफ़ हैं कि अपग्रेडेशंस हमारे रोज़ के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज होती है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रोज़ नहीं आती है, राइट। सो हम अपने सिस्टम को नया बना सकें, उसे मेंटेनेबल बना सकें और ताकि हम फ्यूचर में भी उसको ईजिली यूज़ कर सकें, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यही थी कि जो लेगेसी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारे बने हुए आए हैं वो नई टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर पाते, राइट। जैसे जैसे हार्डवेयर ऑब्सोलेट होता जाता है हमारे लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना और उसे मेंटेन करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि री इंजीनियरिंग के थ्रू हम हमारी कॉस्ट भी बचाएं और साथ ही में हमारा मेंटेनेंस वाला काम जो एक्स्ट्रा पड़ता है उसे भी कम करें, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी। जो यूनिक्स था वो इनिशियली असेंबली लैंग्वेज में बना था, ठीक है, पर उसको हमने री इंजीनियर करा, उसको ट्रांसलेट किया गया सी में। क्यों करा गया? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज काम करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ती थी, इसलिए हमने उसको फिर से री राइट किया सी लैंग्वेज में। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग की प्रोसेस में 5 होती हैं। वन इज़ द सोर्स कोड ट्रांसलेशन, सेकेंड इज़ द रिवर्स इंजीनियरिंग, थर्ड इज़ द रीडॉक्यूमेंटेशन और मॉड्यूलराइजेशन, फोर्थ इज़ द रीस्ट्रक्चरिंग, फिफ्थ इज़ द फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सोर्स कोड ट्रांसलेशन। सोर्स कोड में क्या होता है, हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्यों करा होगा? ये सिंपल सी बात है, उसको और मेंटेनेबल और कंपैटिबल बनाने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज जो भी हम चूज़ करते हैं वो या तो पुरानी लैंग्वेज जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसका अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। जैसे कि जावा में हमने देखा है कि कितने सारे अपडेटेड वर्जन आते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 13 है, तो जावा 1 से लेकर 13 तक कितने अपडेशन हुए हैं। तो या तो लैंग्वेज का अपडेटेड वर्जन यूज़ करो या फिर कम्प्लीटली नई लैंग्वेज यूज़ करो। जैसे कि हम अभी सी के प्रोग्राम्स यूजुअली पाइथन में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए और बेटर हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस हो जाते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसकी ज़रूरत सिर्फ इसीलिए पड़ी ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी एक तो ख़त्म हो जाए, सो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म अपडेट हो जाए, ठीक है। स्किल अगर हमारे पास स्टाफ के पास उतनी स्किल भी नहीं है तो भी हमारे लिए बेटर हो जाए। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी चेंजेस, लैक ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ये सब उसकी नेसेसिटी थी। अब हम आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग पे। रिवर्स इंजीनियरिंग हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि रिवर्स इंजीनियरिंग एक उल्टा प्रोसेस होता है। उल्टा प्रोसेस एसडीएलसी का। एसडीएलसी में हम क्या करते थे? हम एसडीएलसी में करते थे रिक्वायरमेंट निकालते थे यूज़र से, फिर उससे स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करते थे, वैलिडेशन करते थे, डिज़ाइन करते थे, कोडिंग करते थे। रिवर्स इंजीनियरिंग में टोटल अपोजिट। सबसे पहले कोड से हम रिक्वायरमेंट और एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो इंजीनियर्स हैं वो कोड को देख के ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोड ने इसकी यूजेबिलिटी क्या थी, ये चाहता क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे उस कोड के, एंड सो ऑन।
तो अभी के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग ये समझो। थर्ड होता है रीडॉक्यूमेंटेशन या मॉडलाइजेशन। डॉक्यूमेंटेशन हमें पता ही है कि क्या समझाता है, कि कैसे सिस्टम ऑपरेट करता है और हम उसे कैसे यूज़ करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन तो अपडेट करना ज़रूरी है अगर हम नया सिस्टम बना रहे हैं या फिर सिस्टम के किसी पार्ट को री इंजीनियर कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, राइट? Process of reorganizing a program so that the related program parts are collected together and considered as a single module. Modularization का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने पता है कपलिंग और कोहेजन, हमने ये सब भी पढ़ के रखा है। तो कपलिंग में क्या होता था, हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि जितने भी मॉड्यूल्स हम बनाते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट कम हो। कम डिपेंडेंट होने का मतलब क्या और क्यों? कम डिपेंडेंट इसलिए हो ताकि जब भी अगर कोई एक मॉड्यूल ख़राब हो तो उसका इफेक्ट दूसरे पे ना पड़े। ठीक है, यही मेन मोटो होता है हमारा। और इसी में भी यही बात हो रही है कि अगर हम मॉड्यूल्स को बना रहे हैं तो हम फिर से अगर नए मॉड्यूल्स हमने री इंजीनियरिंग के प्रोसेस से नए मॉड्यूल्स बनाए हैं तो हम उनको अक्यूमुलेट ऐसे करें कि वो ऐसा लगे कि वो सिंगल मॉड्यूल ही है, राइट? और कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी ना हो, बट दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली बट टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, राइट? अब हम आते हैं किस पे, रीस्ट्रक्चरिंग पे। रीस्ट्रक्चरिंग सिंपल सी बात है, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, उसकी मेमोरी को जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उतना करना, और अगर हमारे यहाँ कभी कहीं हमें समझ नहीं आ रहा है कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है कोड, तो उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना। ये क्यों करते हैं? जैसे कि मैम ने रिसेंट क्लासेस में एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर मैंने कोई कोड लिखा है और मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, पर कहीं कुछ इमरजेंसी के कारण मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, अब कोई नेक्स्ट इंसान आएगा वो वहीं से कंटिन्यू करेगा, तो उसको भी तो समझ आना चाहिए ना कि मैंने लिखा क्या है। अगर वो टाइम उसी में निकल जाए कि उसको मेरा कोड समझने में टाइम लग जाए, तो फिर तो क्या इशू है, वो तो नया ही बनाने की कोशिश करेगा। सो बात यही है कि रीस्ट्रक्चरिंग में ऐसा कोड बनाए ताकि हमारा कोड अंडरस्टैंडेबल लगे और कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी दूसरा इंसान भी समझ सके, ठीक है? या फिर जो पुराना कोड था उसमें अगर कोई भी एरर है तो वो हम ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट होता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग अभी के लिए हम ये समझते हैं कि या तो रिनोवेशन करना या फिर रिक्लेमेशन करना बेसिकली, बट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कंपेयर करते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हमें पता ही है क्या करते हैं हम लोग, इसके सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वही SDLC वाली चीज़, ठीक है? पर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली लाते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग का जो भी स्पेसिफिकेशन मिलता है, याद ध्यान से सुनिए, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो भी हमें आउटपुट मिलता है, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन हमें रिवर्स इंजीनियरिंग से निकाली है, वो हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं एंड फिर से वही प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं जो कि हमने SDLC में करी थी। अब हम आते हैं जनरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का डिफरेंस बेसिकली क्या है, यही है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में हम उल्टा जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन से डिज़ाइन, डिज़ाइन से रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट से कंसेप्शन, फिर उसमें हमने चेंजेस करे और फिर जो हमें स्पेसिफिकेशंस मिले उसके बाद हमने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को परफॉर्म करा। इसी को मैंने एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, बेसिकली फॉरवर्ड वर्सेस रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे लगा ये और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, फिर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, फिर नया सिस्टम बना है। वेयर एज द रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, और फिर नया सिस्टम हमारा री इंजीनियर्ड सिस्टम बना है। अगर एक कंपैरिजन वाला फिगर है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, सोर्स कोड, बिहेवियर, reverse engineering is total opposite. It is behavior, source code, design and requirements. Okay. So now we will discuss on the topic forward engineering in detail. So in forward engineering, the outcome received by the reverse engineering or the output received by doing the reverse engineering process is used as an input for the forward engineering, and then the processes are done. Once we receive the specifications by the reverse engineering process, we work in the same workflow as we do in the waterfall or the SDLC approach. We move downwards from the higher level of abstraction, implement the logical designs, and finally do the physical implementation. Here I've shown a comparison between the forward and the reverse engineering. So basic of reverse engineering starts from the existing system, whereas in forward, we get the specification and then proceed. The second difference of certainty states that in forward we generate product by implementing requirements, whereas in reverse we extract requirements and more ideas from the implementation. Nature of
Forward engineering is prescriptive because the engineer has to follow a particular procedure, whereas in reverse it is according to the situation. The engineer adapts and works accordingly. For forward engineering, we need highly skilled people. In reverse, mediocre who have basic knowledge can also work. Time required for forward engineering is more and for reverse engineering is less. Accuracy is achieved more in forward engineering as compared to the reverse engineering. Now we will discuss more about the re-engineering approaches. Before that, I would like to give you example of a company which actually does re-engineering in real life. There's a company named Insart, INSART, which has done in re-engineering in every aspect, where it was like online marketing, remote device, knowledge management system, enterprise system. Everywhere they have done re-engineering, they have tested re-engineering, and they used to do the changes in the versions and languages, and it is real life example, so I just wanted to add that. Now we'll be discussing about the approaches. The Big Bang approach. The Big Bang approach is also known as the lump sum approach, replacing the entire system at once. Usually when there is a need to urgently solve a problem, the Big Bang approach is used. Example, migration to other system architecture. The second is the incremental or the phase out approach. Sections are re-engineered and incrementally added as new version to system for satisfying the objects. For example, our project is divided into 4 sections like A, B, C, D, and then one by one they are re-engineered. Similar to this is the third approach, that is the evolutionary approach. Like incremental sections of the original system are replaced with newly engineered system. In this approach, the basic difference is that now the re-engineered system are selected on the basis of the functionality rather than the structure of the system. Now we'll be discussing about the re-engineering phases and tasks. Re-engineering team information, project feasibility, analysis and planning, re-engineering implementation, testing and transitions. These are the basic phases and we have been learning about them, so that is why I'm not discussing them in detail. We are again back with the topic reverse engineering. We'll discuss it in detail. Software reverse engineering is process of recovering the design requirements, specifications and functions of a product from the analysis of its code. बेसिकली जो डिज़ाइनर है वो सिर्फ ये करता है कि कोड को देख के हम ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि कोड कहना क्या चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या फिर रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस कोड को देख के हम निकालने की कोशिश करते हैं. पर्पस रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिक सा है ताकि हम मेंटेनेंस बढ़ा सकें, हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ा सकें. जैसे कि हमने रिस्ट्रक्चरिंग में देखा था कि रिस्ट्रक्चरिंग हम क्यों करते हैं और उसकी मॉड्युलरिटी भी क्यों इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो नेक्स्ट इंसान के लिए या फिर हमारे लिए ही अंडरस्टैंडेबल हो. रिवर्स इंजीनियरिंग में जो भी डेटा है या फिर आर्किटेक्चरल इन्फॉर्मेशन है या प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन है वो सब हम सोर्स कोड से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. रिवर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली हम एनालाइज करते हैं अभी वाले सिस्टम को और साथ में उसके कंपोनेंट्स के साथ क्या रिलेशंस हैं, उनके बीच में कैसा डिपेंडेंसी है, ये सब हम एनालाइज करते हैं और उसको फिर हम एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. की ऑब्जेक्टिव्स रिवर्स इंजीनियरिंग के यही होते हैं ताकि हम जो भी लॉस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको रिकवर कर सकें, अगर कोई साइड इफेक्ट्स है तो उन्हें हटा सकें, कोई एरर आ रहे हैं तो उन्हें हटा सकें, हायर एब्स्ट्रैक्शन दे सकें और रीयूज जितना हो सके उतना कर सकें. रिवर्स इंजीनियरिंग डज नॉट इन्वॉल्व चेंजेस टू द सिस्टम or recreating a new system. It is a process of examination without changing its overall functionality. ये मैंने शुरू में भी बात कही थी कि हम कभी भी सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग में सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करने की कोशिश नहीं करते. हम सिर्फ उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके डिज़ाइन को एक न्यू वे देते हैं ताकि हम उसको और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें. Like we know, in reverse engineering we start from the program. So here also we are starting from the program information. Now we are extracting the functionality and the structure information. So basically we have divided into two parts: requirement information and detailed design information.
रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन में हमने एक्सट्रैक्ट करा है ओरिजिनल एंड चेंज स्पेसिफिकेशंस को, उन रिक्वायरमेंट्स को हमने फिर से रिव्यू करा है और फिर उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करवाया। सेम फॉर द डिटेल डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन, हमने फ्लो देखा है, बेसिकली डायरेक्शनलिटी कैसी है हमारे प्रोग्राम की, डेटा फ्लो कैसा हो रहा है, कैसे कंट्रोल होगा, ये सब हमने चेक करवाया है। फिर उसको एक हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल दिया है, एक डिज़ाइन का हायर लेवल दिया है, फिर उस डिज़ाइन को रिव्यू करवाया है एंड देन फाइनली हमने हमारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करा है। Now here in this diagram, I've again explained the process of reverse reengineering. Basically here, initially the dirty code or the raw source code or unstructured source code is taken and processed and the code is restructured. After restructuring process, the source code becomes clean and the code to the reverse engineering is an activity called extract abstractions. In extract abstraction activity, the engineer must evaluate older programs and extract information about the procedures, the interfaces, the data structures, or the database used. The output of the reverse engineering process is clear, unambiguous, final specification is obtained from the unstructured source code, and the final specifications helps in easy understanding of the source code. Now we will discuss the advantages of re-engineering. That is, 1, reduce risk, second is the reduce cost. In reduced risk, there is a high risk in new software development. As we all know, अगर हम नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाएंगे तो रिस्क तो ज़्यादा ही रहेगी. It helps in increasing the system reliability and the end user satisfaction. Obviously, जब हम सोर्स कोड से निकालने की कोशिश करते हैं यूजर स्पेसिफिकेशंस, तो हमारा जो एंड यूजर सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा होगा और रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी सिस्टम की. ऑल्सो री इंजीनियरिंग हेल्प करता है हमें हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ाने में. रिड्यूस कॉस्ट, डेफिनेटली हम वापस सिस्टम बना रहे हैं तो कॉस्ट हमने वहीं सेव कर ली. ऑल्सो रिवर्स इंजीनियरिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ राइटिंग अ सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड अप बाय यूजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द लेगेसी एप्लीकेशंस. हम बने बनाए सिस्टम का यूज़ करते हैं, इसलिए अब हमको वापस उस सिस्टम को लिखने या फिर वापस से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Since the new systems are based on the original business logics, it ensures continuity of key business processes. So here I would like to end my presentation. Thank you for watching this video. I hope you understood everything conceptually. Stay home and stay safe.